नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती परीक्षा 2023 है, वो बहुत ही करीब आ चुकी है। आने वाले 4 दिनों में आपके लिए परीक्षा है। लेकिन उस परीक्षा में कुछ प्रश्न जो होते हैं, वो एकदम चुनिंदा हैं, जो आने एकदम लगभग तय हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जहाँ से प्रश्न आना लगभग-लगभग तय है। और उसमें से एक टॉपिक है हमारा टीकाकरण। और टीकाकरण का जो उद्देश्य होता है, रोग प्रतिरक्षण। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं फटाफट और इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उन बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार से है भई कि हमने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूरा टॉपिक देखा था। इसके अंतर्गत हमने इसकी कुछ सेवाएँ देखी थी, जिनमें टोटल 6 सेवाओं की चर्चा किए थे। उसमें से एक टीकाकरण जो रह गया था, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्या-क्या है, किसके-किसके लिए टीकाकरण करना आवश्यक होता है, वो देखेंगे। तो देखिए भई, हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी के परिप्रेक्ष्य में। यही टीकाकरण जो होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के दायित्वों के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि उनको अपने एरिया का सर्वे करने के बाद अपने क्षेत्र में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना है और उसके बाद इसको संचालित करना है। तो चलिए टीकाकरण क्या है और क्यों किया जाता है? तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो खासकर हम शिशु की बात करें, हम बच्चों की बात करें, तो बच्चे जो होते हैं इस पूरे वातावरण से अनभिज्ञ होते हैं। इन वातावरण में वो बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं। कब? जब वो माँ के गर्भ में है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेते हैं, उसके पश्चात वो इस वातावरण में उपस्थित कई सारे अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आते हैं, जो उनके शरीर में अलग तरह से घर कर लेंगे और उन्हें बीमार कर देंगे। तो होता क्या है कि उन्हें, यानी कि उन बच्चों को उसी बीमारी के वायरस का इनएक्टिव फॉर्म, अक्रिय फॉर्म जो है वो उनके शरीर में, है ना, या तो ओरल या तो फिर उनके इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करवा देते हैं। जिससे क्या होता है, उस बैक्टीरिया के या उस फंगस के या उस पैथोजेंस के विरोध में, अगेंस्ट में एक अलग तरीके का इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के भीतर जनरेट हो जाते हैं। यानी कि जब भविष्य में कभी भी वो बीमारी हमारे अंदर आए या उससे हम लोग, उसके पैथोजन से हम लोग जब फेस करेंगे, वो बच्चा जब फेस करेगा, तो उससे लड़ने की क्षमता उसके पास ऑलरेडी हो। तो चलिए इस, है ना, के माध्यम से, यानी टीकाकरण के माध्यम से उस बच्चे के शरीर में, हमारे शरीर में क्या आ जाती है, रोग प्रतिरक्षण क्षमता आ जाती है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब आंगनबाड़ी के जो हम लोग परीक्षा देंगे, उसमें किस किस बीमारी के लिए जो है टीकाकरण किया जाता है, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास एक बीमारियों का लिस्ट है, जिसमें हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। पहला तो है पोलियो है, टीटनेस है, काली खांसी है, वुफिंग कफ जिसको बोलते हैं, खसरा है, गलघोटू है, तपेदिक है ना। गलघोटू का डिप्थीरिया होता है। क्यों इसको गलघोटू बोलते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एकदम सिंपल है, अगर चीजों के कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे, तो हमको जो है इससे आने वाले क्वेश्चन पूरे पता चल जाएंगे। तो देखिए, टीकाकरण जो है, कितने बीमारियों के लिए किया जा रहा है टीकाकरण? 6 बीमारियों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के माध्यम से कितने बीमारियों के विरोध में टीका लगाया जाता है? तो आप देख सकते हो 6 बीमारियों के अगेंस्ट में टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। चलिए, अब इसमें से जो टीका आपको लगाया जा रहा है, इसमें से केवल एक, यानी कि पोलियो बस है, जो कि ओरल ड्रॉप के माध्यम से, है ना, मुंह से दिया जाता है। बाकी सभी के सभी इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, या तो सेपरेट अलग अलग, या तो कंबाइंड फॉर्म पे। तो बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म पे मिल जाते हैं। इन सभी बीमारियों के संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में इन सभी बीमारियों के लिए जो टीकाकरण का जो आपका माध्यम किया जाता है, तो कहाँ कहाँ टीकाकरण? भाई आंगनबाड़ी में तो एक दिन आकर के जो एएनएम होती है या नर्स दीदी होती है, वो आके लगा देगी। लेकिन यदि वो ऑप्शन नहीं है, तो अगला क्या ऑप्शन होगा? तो अगला ऑप्शन क्या हो जाता है, आंगनबाड़ी की जो आपका स्थल है, वो कहाँ कहाँ हो जाएगा? पहला तो आंगनबाड़ी केंद्र में ही आके लगा देगी नर्स दीदी, या तो फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, या जिला अस्पताल में। इतने जगहों पे टीकाकरण का, है ना, आपका लाभ उठाया जा सकता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टीकाकरण जो किया जा रहा है वो किसके किसके लिए किया जाएगा? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीसीजी का टीका, जो अक्सर सुनने को मिलता है। बीसीजी का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, है ना। ये आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक, मतलब टॉपिक के रिलेटेड कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपके रिवीजन भी हो जाएगा अगर पहले पढ़े होंगे तो, या तो फिर आपका नहीं पढ़े होंगे तो आपका तो पहले ही बन गया। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही है, 2-3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल बनते हैं कि क्यों, कब, कितना, कैसे, कहाँ, ये सारे। तो कहाँ लगाया जाता है, ये सवाल हमने उत्तर दे दिया। अब क्यों लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाएगा? जो टीबी की बीमारी होती है ना,
जिसको हम लोग और बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी या तपेदिक की बीमारी। तो देखिए टीबी को और कितने कितने नामों से जा सकता है, ये भी हो गया। तो क्यों बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है जन्म के तुरंत बाद, अगर अस्पताल में डिलीवरी होता है। लेकिन कुछ डिलीवरी जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में घर पे ही करवा लिए जाते हैं, तो ऐसे में इसको 6 सप्ताह के भीतर लगाना पड़ता है। कितनी मात्रा में लगाना है? इंजेक्शन के माध्यम से लगेगा ये, तो कितनी मात्रा में लगाना है? तो 0 से 10 ml का आपका डोज लगाया जाता है, ठीक? और कहाँ लगाया जाएगा? तो बाईं भुजा में इसको लगाई जाएगी, है ना, लगाया जाता है। और बाईं भुजा में जब उसको लगाएंगे तो उस इंजेक्शन के लगने वाले स्थान पर एक छोटा सा फफूला पड़ जाता है, एक, है ना, वो निशान छोड़ता है। और कुछ दिनों में लगभग ये है ना 7 से 14 दिनों के अंतराल में ये अपना एक मवाद वगैरह निकालेगा और उसके बाद खुद ही सूख के निकल जाता है और एक निशान छोड़ता है ना। यदि निशान नहीं छूटता है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के इसको दिखाइए, उसके बारे में विचार विमर्श कीजिए, है ना। यदि निशान नहीं छूटा है मतलब दवाई असर नहीं किया है, ठीक। तो चलिए ये तो हुई बातें। अब कहाँ लगाना है? तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, क्यों, कब, कितना और कहाँ। इतने सारे क्वेश्चन केवल बीसीजी के टीके से बन गए और एक क्वेश्चन बन गया इसका फुल फॉर्म। 5 प्रश्न यहाँ से बन गए, ठीक। अब देखिए भाई ये एक्चुअल में प्रभावित कहाँ पर करता है? जो टीबी होता है वो हमारे फेफड़ों में प्रभावित करता है। फेफड़ों के अंतर्गत जो फेफड़ों की इकाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, कुपिकाएं। इन कुपिकाओं में जाकर ये ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वहां पर, है ना, एक जो ट्यूबरकुलिन नाम का जो है लिक्विड पदार्थ वहां पर रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो होता है श्वास जब हम लोग लेंगे तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वहां पर वो ट्यूबरकुलिन जो निकालता है वो बलवर्म के फॉर्म पे हमारे मुंह से बाहर आता है। तो ये है आपका टीबी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। और याद रहे कि ये जो होता है हवा के माध्यम से संचरित होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से पहुंच जाएगा। हम जो सांस ले रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, वहां से भी। तो ये रहा बीसीजी के बारे में इंफॉर्मेशन। इतने सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं भाई जो हमारा डीपीटी का टीका। तो डीपीटी जो होता है 3 अलग अलग बीमारियों को एक साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीटनेस। इन सभी बीमारियों के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यों, कब और कितना सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तो ये कि क्यों लगाया जाता है डीपीटी का टीका? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीटनेस के लिए लगाया जाता है, ठीक, इसकी रोकथाम के लिए। कब कब लगाया जाता है? तो पहला तो, है ना, जो मतलब जन्म के 1.5 माह के भीतर लगा लेना है। अब जिस दिन भी लगा उसी दिन को काउंट करते हुए ठीक 1 महीने बाद लगाना है ना। फिर उसी दिन को काउंट करने के बाद ठीक 1 महीने के बाद लगाना है। मतलब कि 3 डोज लगेंगे। पहला डोज जो होता है 1.5 महीने के अंतर्गत, मान लीजिए कि अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में मान लीजिए आज के डेट में 23 तारीख को कहीं लगा है, ठीक है। तो अगला जो है मतलब जन्म मान लीजिए कि आपका जुलाई में हुआ है। अब हमने सोच लिया है कि हम 23 अगस्त को इंजेक्शन लगाए हैं, तो अगला इंजेक्शन कब लगेगा, दूसरा डोज कब लगेगा? 23 सितंबर को, और अगला कब लगेगा? 23 अक्टूबर को। तो ये आपका याद रखेंगे ना। तो ये आपका डोज किस तरह से 3 डोज लगने हैं, पहला 1.5 माह के अंदर, यानी जन्म के 1.5 माह होने के भीतर, फिर 1 महीने के अंतराल में दूसरा और तीसरा डोज, ठीक। कितना लगाना है? तो ये लगता है 0.5 ml। कितना लगेगा? 0.5 ml, ठीक। तो ये रहा बीसीजी का कितना था? 10 ml, और ये कितना है? 0.5 ml, ठीक है भाई। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीपीटी में जो सबसे पहला बीमारी है, हम लोग डिप्थीरिया की बात करते हैं। क्या है, कैसा है, इसके बारे में समझते हैं। डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया नाम में आ गया है, समझ में आ गया होगा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अब ये करता क्या है, ये एक्चुअल में क्या करेगा? डिप्थीरिया बीमारी जो होता है, जिसको हम लोग गलघोटू भी बोलते हैं, ये हमारे गले के पास यहाँ पर श्वास नली में आ करके यहाँ पे बैठ जाएगा और बैठने के बाद यहाँ पे स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग के कारण यहाँ पर थोड़ा सा जब मवाद भी निकलता है जो कि, है ना, दिखाई देगा, है ना, जब मुंह खोलेंगे बच्चे तो उसमें दिखाई देता है। तो ये क्या करता है? स्वेलिंग यहाँ पर स्वेल कर देता है, जिससे मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये दब चुका है, नली पतली हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे बहुत ज्यादा, है ना, रोते कराते हैं, फीवर वगैरह भी आ जाता है। और ये जो दिखाएगा सिम्टम कैसा दिखता है, मुंह खोलेंगे बच्चों का तो वहां पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है मवाद का। तो ये जो है आपका डिप्थीरिया है। सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार तो ऐसा होता है कि इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि ये गले को पूरा चोक कर देता है और घुटने के कारण, दम घुटने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो ये रहा भाई बात, है ना, डीपीटी में पहला डिप्थीरिया बीमारी के बारे में। दूसरा मैं बात करूंगा पर्टुसिस, जो कि बैसिलस पर्टुसिस के कारण होता है, ठीक। तो जहां पर भी बैसिलस दिखेगा भाई, तो समझ लीजिए बैसिलस यानी लंबे लंबे वाले बैक्टीरिया, और कोकस जहां पे लिखा रहेगा वो गोल गोल बैक्टीरिया। तो बैसिलस यहाँ पे लंबे बैक्टीरिया की बात चल रही है ना। पर्टुसिस, इससे बीमारी होती है।
अब ये भी इफेक्ट मारता है, कहाँ पर इफेक्ट मारता है, देखिए इसको हम लोग बैसिलस पर्टुसिस को क्या करते हैं, ये भी हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है। श्वास नली को प्रभावित करेगा तो उसको साफ करने के लिए हमारा फेफड़ा जोर जोर से हवा फेंकता है, जब खांसी के फॉर्म पे बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर चोक होने के कारण जो है हुफ हुफ की आवाज आती है, इसीलिए इंग्लिश में इसको वूफिंग कफ भी कहा जाता है। हम लोग हिंदी में इसको कुकुर खांसी भी बोल देते हैं, ठीक है, काली खांसी भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये आपका किसको प्रभावित करेगा, डिप्थीरिया भी गले मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और पर्टुसिस भी किसको करता है, श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है, ठीक है भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला है टिटनस। टिटनस की बात करते हैं तो टिटनस जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको हम लोग धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। कारण ये है कि ये जो टिटनस है जनरली जो है ना, मल मूत्रों पे मिलता है, जो आपके धूल है ना, जंग लगी हुई औजार है, यहाँ पर ये कट फिट जाए तो वहां से ये क्या होता है, धूल के माध्यम से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और वहां से पहुंचने के बाद ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन से पूरे हमारे मसल्स को जाके इफेक्ट मारता है। किसको मारेगा, है ना, जो हमारा पेशी तंत्र है, और पेशियों को जाके ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, जिसके कारण जो है वो हिस्सा अकड़ जाता है। तो जो छोटे बच्चों को अगर इसका टिटनेस का इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो उनके जबड़ों पे देखने मिलता है, और वो ठीक ढंग से अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, दूध ही नहीं पी पाते हैं। तो टिटनेस के इफेक्ट से जब वो खान पान ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका पोषण कहाँ से रह गया, वो तो फिर मृत्यु के करीब ही है, क्योंकि उनको तो हर 2 घंटे 3 घंटे में खाना चाहिए। तो टिटनेस के कारण जो होता है, इसका जो प्रभावित क्षेत्र क्या होता है, देखिए जैसे डिप्थीरिया का है श्वसन तंत्र, पर्टुसिस का है श्वसन तंत्र, ऐसी टिटनेस में आपका प्रभावित तंत्र कौन सा होता है, प्रभावी अंग कौन सा है, पेशीय तंत्र होता है, ठीक है भाई। तो ये तो है टिटनेस के बारे में। अगला हम बात करेंगे पोलियो। पोलियो वायरस बहुत कॉमन है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्यों होता है पोलियो। तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है, सीधा सा जवाब है। कब कब लगाया जाएगा, तो इसको पहले तो है ना, जन्म होने के ठीक 1.5 माह के भीतर पिला दिया जाएगा। दूसरा डोज जो होता है वो ठीक 1 माह के भीतर, तीसरा डोज जो है उसके ठीक 1 माह के पश्चात, मतलब कि जन्म के 1.5 माह बाद पहला डोज, उसके 1 माह बाद दूसरा डोज, उसके 1 माह बाद तीसरा डोज, और एक चौथा बूस्टर डोज दिया जाएगा वो उसके ठीक 1.5 माह बाद, मतलब कि जो पहला डोज है उससे एक एक डेढ़ इसमें, है ना। तो ये आपका हो गया कितना, 4 डोज। लेकिन इसके बाद भी बच्चे के 5 वर्ष की उम्र के होते तक जब जब आपका पखवाड़ा लगेगा, पोलियो पखवाड़ा लगेगा, तब तक है ना, निवास मतलब जो केंद्र है जहां पर भी पोलियो पिलाया जा रहा है, ड्रॉप पिलाया जा रहा है, वहां पर जाके लगवाइए, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लगवाइए, बच्चों को पिलाइए। और नहीं तो फिर वो तो आते ही हैं घर तक, लेकिन कोशिश कीजिए कि वहां जाके लगवाएं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे है ना, ओरल ड्रॉप के तौर पे लेना है, इसको कैसे लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, 2 बूंद लिया जाता है, और कैसे लिया जाएगा, है ना, ओरल मुख के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, पोलियो ड्रॉप लेने के बाद बच्चे तुरंत वोमिट कर देते हैं, डकार लेते हैं, जिसके कारण वो ड्रॉप बाहर आ जाता है, दवाई का असर नहीं हो पाता है। तो ध्यान देना है, अगर ऐसा हुआ है तो दूसरे दिन जाके तुरंत फिर पिलाइए, ठीक। तो ये तो हुई पोलियो की बात, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगली बीमारी है खसरा। खसरा में होता क्या है, ये एक रूबेला वायरस के कारण होता है, और इसको जो होता है हम लोग मतलब कब लगाना है, तो जन्म के 9 माह के होते ही इसको तुरंत इसका रूबेले का टीका लगवा लेना होता है। एक्चुअल में, है ना, इसका अमाउंट की बात करें तो ये भी 0.5 ml होता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पेट के क्षेत्र में चकत्ते, लाल चकत्ते जैसे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और जो धीरे 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 पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। तो ये मतलब इसका एक इफेक्ट होता है, फीवर वगैरह आना भी होता है, ठीक। तो ये आपका खसरा का भी इंजेक्शन लगता है ना, जन्म के 9 माह के भीतर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेंगे। इसके लक्षण जो होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनेगा तो 4-5 पॉइंट को एक साथ दे दिया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि निम्न में से कौन से लक्षण जो है इस बीमारी के नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन काफी टफ है, मतलब काफी मुश्किल से ऐसा पूछा जाएगा। आपको अगर पूछा जाएगा तो किस वायरस के कारण होता है ये पूछा जा सकता है ना, कब इसका टीका लगाया जा सकता है ये पूछा जा सकता है, कितना क्वांटिटी में यानी कितनी मात्रा में लगाई जाती है ये पूछा जा सकता है, ठीक। ये सब देखिएगा किसके कारण होता है, ये खासकर याद रखेंगे। तो ये तो हुए आपकी इंपॉर्टेंट बीमारी जिनके लिए टीके लगाए जाते हैं। इनका फुल फॉर्म और कब कब लगाया जाता है बच्चों की पूरे उम्र के साथ, इसका एक वीडियो और आएगा तुरंत। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।